हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पुरस्कार कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है का सारांश देखेंगे और जो है इस कहानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस छोटे से वीडियो में प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पुरस्कार कहानी जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, यह प्रेम और संघर्ष की कहानी है। इसका केंद्रीय भाव प्रेम और संघर्ष है, जिसमें जो इसकी नायिका है कहानी की मधुलिका, जो अपने प्रेम के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को न्यौछावर कर देती है और बाद में वह अपने व्यक्तिगत प्रेम को भी बचा लेती है। इस कहानी का नायक अरुण नाम का व्यक्ति है जो कि मगध देश का राजकुमार है, और मधुलिका जो कि एक सैनिक की पुत्री है जिसका नाम है सिंघमित्र है। वह बनारस की लड़ाई में मधुलिका के पिता जो थे सिंघमित्र जिनका नाम था, वह बनारस की लड़ाई में कोसल राज्य की बहुत रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, और ये इसी की चर्चा आगे कहानी में हमें मिलती है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका केंद्रीय भाव जो है प्रेम और संघर्ष है। नायक अरुण है जो कि मगध का राजकुमार है। नायिका मधुलिका है जो कि एक कृषक कन्या है और कोसल राज्य की निवासी है, और जिसके पिता सिंघमित्र एक सैनिक रहते हैं और बनारस की लड़ाई में कोसल राज्य की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। इस कहानी में एक राष्ट्र नियम है जिसके तहत राजा जो है, जो कोसल का राजा होता है, वो प्रत्येक वर्ष खेती करता है और उस खेती के लिए एक खेत चुना जाता है जिसमें वह खेती करता है, और वह खेत किसी राज्य के निवासी का अर्थात उस राजा की प्रजा का ही होता है। उसके बदले में राजा द्वारा उसे उस भूमि के चौगुना मूल्य दिया जाता है, और वर्ष भर जिसकी भूमि रहती है वही उस खेत की रखवाली भी करता है, किंतु वह खेत राजा का खेत कहा जाता है। तो ऐसा इस वर्ष भी होता है। राजा जो है आते हैं, अब अपना जो है उनका खेत वगैरह चुना गया है, और इस वर्ष संयोग से मधुलिका का खेत चुना गया है, और वही जो है राजा को बीज देती है। राजा खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, और फिर उसके बाद जब उसे पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं थाल में, तो जो मधुलिका है उसे माथे से लगाकर सारे सिक्कों को राजा के ऊपर न्यौछावर कर देती है, यह कहते हुए कि यह मैं नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों की जमीन का सौदा नहीं कर सकती, इसका अधिकार मुझे नहीं है। और मधुलिका जो है अपने राष्ट्र के नियम का उल्लंघन नहीं करती, किंतु वह सविनय रूप से यह कहती है कि मैं इस मूल्य को नहीं ले सकती, क्योंकि यह मेरे पूर्वजों की जमीन है और मैं इसका विक्रय नहीं कर सकती। और यही चीज तब होती है जब राजकुमार जो है उससे कहता है कि मैं जो है तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। तो मधुलिका कहती है नहीं, वह जो है राष्ट्र का नियम है और राष्ट्र के नियम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर इसके बाद जब मधुलिका बीज दे रही होती है राजा को, उसी समय मगध का राजकुमार जो अरुण है वो भी आया हुआ होता है इस दृश्य को देखने के लिए, और वह जो है सब राजा को बीज बोते हुए देखते हैं, वह मधुलिका को निहारता है और उससे जो है उसके प्रेम में पड़ जाता है। और कहानी के बाद जब खेत में जो है बीज बो उठता है, राजा चले जाते हैं, तब वह जाकर मधुलिका से अपना प्रणय निवेदन करता है, किंतु मधुलिका उसे अस्वीकार कर देती है। कहती है कि तुम एक दीनहीन दुखी कन्या का, एक कृषक कन्या का उपहास ना करो और चले जाओ। तो जो अरुण राजकुमार है वो जो है दुखी होकर, निराश होकर वापस लौट जाता है। और 3 वर्ष बीत जाते हैं। 3 वर्ष बाद राजकुमार वापस आता है, और उस समय वह निर्वासित है, और आके जो
मधुलिका की कुटिया है, उस कुटिया में शरण मांगता है। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही होती है, उससे मधुलिका से शरण मांगता है। तो मधुलिका कहती है, अरे राजकुमार तुम, जब उसे देखती है तो राजकुमार जो है बताता है कि मैं जो है मगध का निर्वासित राजकुमार हूँ, मुझे राज्य से निकाला जा चुका है, मेरे साथ यही मेरे 100 सैनिक हैं और इनकी मदद से मैं फिर से नया राज्य खड़ा कर सकता हूँ। और अगर तुम कहो तो कल श्रावस्ती पे आक्रमण करके तुम्हें जो है यहाँ की पटरानी राजरानी बना दूँ। तो मधुलिका कुछ बोल नहीं पाती, वह आश्चर्य में रह जाती है कि ऐसा यह राजकुमार क्या वाकई कर सकता है। और फिर उसके बाद वह मधुलिका को कहता है कि तुम जाओ राजा से कहो, जो श्रावस्ती के राजा हैं कौशल राज्य के, उन्हें मधुलिका को अरुण जो है भेजता है, जो कि मगध का राजकुमार है, मधुलिका को भेजता है श्रावस्ती दुर्ग में। और राजा उस समय सोने जा रहे होते हैं जब मधुलिका पहुंचती है और मधुलिका कहती है कि मुझे दुर्ग के नाले के पार जो दक्षिण की भूमि है वही मुझे दे दी जाए, उबड़ खाबड़ भूमि, और मैं इस पे खेती करना चाहती हूँ। जबकि वह भूमि सामरिक रूप से राज्य की रक्षा के लिए बहुत अधिक महत्व की भूमि थी, किंतु राजा उसे वह भूमि इसलिए दे देता है क्योंकि वह वीर सिंह मित्र की कन्या है, जो कि बनारस की लड़ाई में कौशल राज्य की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। इसलिए राजा उन्हें जो है वह भूमि दे देता है और राजकुमार उस भूमि को सामरिक तौर पर युद्ध की भूमि, युद्ध क्षेत्र के लिए उसे इस्तेमाल करता है, ताकि वहाँ पे वो अपनी युद्ध की तैयारियां करता है। और रात में उनका प्लान रहता है अरुण का और मधुलिका का कि जो है रात में इस पे आक्रमण होगा। स्पेशली ये अरुण का ही प्लान रहता है कि जो है रात्र में दुर्ग पर आक्रमण करेंगे और दुर्ग को जीत लेंगे। जबकि दुर्ग अभी जो कौशल राज्य है कुछ गांवों तक सिमट के रह गया है, जबकि इसका स्वर्णिम इतिहास काफी पुराना है, काफी बड़ा राज्य हुआ करता था किसी समय में, किंतु अब जो है यह छोटे में सिमट के रह गया है। फिर राजकुमार जो है जाता है युद्ध करने। फिर मधुलिका के अंतर मन से आवाज आती है कि सिंह मित्र की कन्या, जो कि कौशल राज्य के लिए शहीद हो गया, उसकी रक्षा में वही उस राज्य के साथ विश्वासघात कर रही है। तो उसके मन में ये सब बातें आती हैं। फिर मधुलिका जाती है, जो सैनिक रहता है वो रास्ते में खड़ी रहती है। सैनिक जो है कौशल राज्य के सैनिक जा रहे होते हैं, सेनापति अपने सैनिकों के साथ। तो मधुलिका कहती है कि मुझे बांधो और ले चलो राजा के पास, क्योंकि आज दक्षिण की ओर से वे राज्य पर आक्रमण होने वाला है। तो सेनापति उसे बांध लेता है और राजा के समक्ष प्रस्तुत करता है। राजा कहते हैं, मधुलिका फिर तुम क्यों आ गई? क्या तुम्हारा खेत नहीं बन रहा है? क्या तुम्हें जो जमीन दी गई थी उस पर तुम खेत नहीं बना पाई? मधुलिका कहती है, मधुलिका कुछ बोल नहीं पाती, तभी सेनापति सारी बात उसे बताता है कि राज्य पर आक्रमण होने वाला है। तो राजा उससे पूछते हैं, क्या यह सही है? मधुलिका कहती है हाँ। तो फिर उसके बाद राजा कहते हैं कि तुमने फिर से एक बार पुरस्कार का काम किया है और तुम्हें इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा, किंतु पहले मैं उस शत्रु से निपट लूं जो आक्रमण करने वाला है। तो अंत में राजकुमार बंदी होता है और राजा जो है मधुलिका को बुलाते हैं पुरस्कार देने के लिए, किंतु मधुलिका जो है पुरस्कार नहीं स्वीकार करती। राजा अपने हिस्से का सारा खेत मधुलिका को देने का निश्चय करते हैं, किंतु मधुलिका उसे स्वीकार नहीं करती। राजा के हट करने पर कि नहीं, तुम्हें पुरस्कार दिया ही जाएगा, मधुलिका राजकुमार को भी मृत्यु दंड दिया जाता है। तो मधुलिका भी खुद को मृत्यु दंड ही खुद के लिए मांगती है और जाके राजकुमार की तरफ खड़ी हो जाती है कि मुझे भी मृत्यु दंड दिया जाए। अब ये रहा कहानी का सारांश। इसमें जो है अब राजा के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों को छोड़ते हैं या फिर दोनों को मृत्यु दंड देते हैं। और इसमें मधुलिका जो है द्वंद्व की स्थिति में रहती है, जहाँ पे वह राष्ट्र प्रेम और अपने व्यक्तिगत प्रेम में से राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखती है और उसके बाद अपने व्यक्तिगत प्रेम को भी वह बचाए रखने के लिए अंत में स्वयं भी प्राणदंड मांगती है।
यह कहानी घटना प्रधान ना होकर भाव प्रधान है। इसमें सिर्फ 2 ही घटनाएं हैं और उसी पर पूरी कहानी